नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग बिज़नेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स तीनों न्यूज़पेपर के जो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो पिक करते हैं, उन्हें एनालाइज़ करते हैं आप सबके लिए। तो अगर आपको ऐसा न्यूज़ चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को, आपके इनकम को, आपके खर्चे को और फ्यूचर बिज़नेस और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को अफ़ेक्ट कर सकता है, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ़ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ना कोई पॉलिटिकल ना कोई क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ डिस्कस होगा, जब तक कि वो ये सारी 5 चीज़ों पर आपके असर ना डाले, इम्पैक्ट ना करे। तो यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे न्यूज़ को और चीज़ें सीखेंगे कि ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे फाइनेंसेस को और कैसे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड भी है। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको आज के आर्टिकल्स का। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, तो वी हैव टू बी वेरी क्विक। छोटा-सा ही ओवरव्यू रखूँगा, ज़्यादा ओवरव्यू में नहीं बताऊँगा मैं। क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन राइज़ पर है, लेकिन काफ़ी हर्डल्स भी हैं। क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। कहा जा रहा है कि अगले कुछ टाइम में ऐसा है कि जो ऑयल की वैल्यू थी ना पिछले 100 सालों में, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के पास पावर थी, वो पावर अब उसके पास होगा जो क्रिटिकल मिनरल्स पे कंट्रोल करेगा, सप्लाई चेन पे कंट्रोल करेगा। मैन्युफैक्चरिंग में 20% नए प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स आए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंडिया में लगता है बढ़िया पिकअप कर रहा है इस टाइम पे। ऑयल प्राइसेज़ को लेके क्रिसिल एनालिसिस है। क्रिसिल एक एनालिस्ट है, ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, और ये क्रेडिट ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इन्होंने एक एनालिसिस दिया है ऑयल प्राइस पर। इनको लग रहा है कि ऑयल प्राइस आगे और सस्ते हो सकते हैं 2025 में। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, मुझे लगता है ये न्यूज़ तो सबने सुन ली होगी कि इन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर्स लिए हैं, लेकिन मैंने पिक कर लिया है। थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इस आर्टिकल पे। दिसंबर जीएसटी मॉप अप एट 1.77 लाख करोड़। यहाँ पे 7.3% का इंक्रीमेंट आया है जीएसटी के कलेक्शन में, तो देखेंगे कि कहाँ-कहाँ से बेटर कलेक्शंस आए हैं, क्या सोर्सेस हैं और आगे क्या प्रोजेक्शंस हैं। एसयूवी डिमांड ने कैरी कर लिया है इस बार पैसेंजर व्हीकल सेल्स को। इंडिया में एसयूवी का क्रेज़ अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है इस टाइम पे, अगर आप देखोगे तो। नो कॉज़ फॉर अलार्म, स्लोअर लोन ग्रोथ शुड हेल्प लोअर लायबिलिटीज़ एंड बूस्ट हाउसहोल्ड्स। अच्छा, कल के डेटा में हमने ये स्टडी किया, कल के न्यूज़पेपर में, कि लोन ग्रोथ कम हुआ है। अगर आप देखोगे एनबीएफसी से लेके बैंक्स ने इस बार कम लोन दिए इस फाइनेंशियल ईयर। तो राइटर ने एक यहाँ पे ओपिनियन पुट किया है कि ये एक्चुअली कॉज़ फॉर अलार्म नहीं है, ये बढ़िया है और इसका फ़ायदा हो सकता है। तो देखेंगे क्या फ़ायदा हो सकता है। यूएस में अगर आप ट्विटर चलाते हो तो आप सबको पता होगा कि कितना कंट्रोवर्सी है। मैं इसे कवर नहीं कर रहा था बहुत दिन से, बट एक एक्सप्लेनर है जो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा न्यूट्रल है, तो इसे हम कवर करेंगे। एच-1बी वीज़ा से रिलेटेड है ये, कि इंडिया में काफ़ी सारे इंडियंस यूएस में रहते हैं एच-1बी वीज़ा पे, जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, और उनको लेकर के वहाँ पे काफ़ी हेट मिल रहा है, मैं कहूँगा स्पेसिफिकली इंडियन लोगों को। तो इसका क्या यहाँ पे है यहाँ पे ट्रम्प आने के बाद क्या कर सकते हैं, ये भी हमें देखना होगा। एफपीआईज़, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अब ये देखिए, ये आईपीओज़ में तो पूरा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये जानेंगे, और एफ क्या कर रहे हैं एफपीआईज़, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बार हम पे इस पे भी फ़ोकस करेंगे। इंडिया पुट्स मैनी सरप्राइज़ एग्स इन एक्सपोर्ट बास्केट। अच्छा, इस बार एक्सपोर्ट जो बास्केट है, इसमें कुछ नए सरप्राइज़ एग्स आए हैं, मतलब कुछ नए इंक्लूजन्स आए हैं, ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट एक्चुअली बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। छोटे सेक्टर्स हैं, लेकिन बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, आगे बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी बन सकती है वहाँ पे, हम जानेंगे एक बार। चिपिंग इनटू फिक्स्ड मार्केट मिसस्टेप्स, एक एडिटोरियल आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का। एक बार देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट मिसस्टेप्स को ना हम लोग फिक्स कर सकते हैं, इंडिया कैसे फिक्स कर सकता है चीज़ों को मेक इन इंडिया प्रमोट करने के लिए। और आखिरी आर्टिकल होगा न्यूक्लियर पावर के बारे में। कई सारे बड़े लोगों ने कहा है एक्चुअली कि न्यूक्लियर पावर जो है, ये सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव नज़र आता है इस टाइम पे। बहुत मतलब चीप भी है, ठीक है? बहुत सस्ता है ये। एंड येस, थोड़े रिस्क्स हैं, क्योंकि हमने कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स देखे हैं, बट स्टिल यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया जाए, सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाए, तो इससे बेटर अल्टरनेटिव क्लीन एनर्जी का लोगों को तो और कुछ नज़र नहीं आता। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव है न्यूक्लियर के सामने। तो ये सारे ओवरव्यू आपको दे दिया है मैंने आज के आर्टिकल्स का। जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल्स का एनालिसिस। सबसे पहला आर्टिकल है क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑन राइज बट हर्डल्स परसिस्ट। क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे माइन्स ऑक्शन किए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो जानते हैं कि क्या-क्या ये प्रॉब्लम्स हैं। क्रिटिकल मिनरल्स मैं आपको बता दूँ कि ये रेयर अर्थ मेटल्स और ये सारी चीज़ें ऐसे मेटल्स हैं ना, और मिनरल्स, जो हमारे बैटरी टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, हमारे फ़ोन में भी ये यूज़ होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज़ होते हैं, हर जगह इनका यूसेज है। आप ये समझिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जहाँ पर भी चिप्स हैं और जितनी भी एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी है। तो ये ऐसा मैं कहूँगा कि जैसा हमने डिस्कस किया कि जैसे ऑयल कंट्रीज़ थी, जो
ऑयल और एनर्जी पे डोमिनेट करती थी, मोनोपोली थी उनकी, वैसी ही पावर अगले 100 साल में उस कंट्री के पास होगी जो ये रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को मोनोपोलाइज़ करेगा और डोमिनेट करेगा। और यहाँ पे चाइना तो हमें सबसे आगे दिख रहा है इस पर ऑनेस्टली। तो इंडिया में भी काफ़ी फ़ोकस चल रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई। अच्छा, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने 195 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स फॉर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन्होंने अंडरटेक किए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जो पहले से तो बहुत बड़ा लीप था। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे फ़ोकस कर रही है और इनको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बोला जाता है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स है और हो सकता है आगे बहुत बाद में, जैसे आप एक बहुत फेमस मैं कहूँगा एक जोक है ये, कि अगर आपकी कंट्री में ऑयल मिला है, तो आपकी कंट्री को डेमोक्रेसी की ज़रूरत है और वो दिलाएगा आपको कौन? यूएस। तो वैसे ही मुझे लगता है आगे जाके अगर कोई बहुत बड़े लिथियम माइन्स या बड़े मेटल के मिनरल के माइन्स मिलेंगे किसी कंट्री में, तो ज़रूर उन्हें भी डेमोक्रेसी देने के लिए वहाँ पे यूएस पहुँच जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये रिप्रेज़ेंट करता है 53% इंक्रीज़। हमने 53% ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इस वाले रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में। एंड मिनिस्ट्री ने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को ही नहीं सिर्फ़ एक्सपेडाइट किया है, लेकिन काफ़ी बड़े-बड़े ऑक्शंस भी इन्होंने किए। इन्होंने करीब-करीब 24 ऑक्शन किए हैं, 48.98% क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स थे आउट ऑफ 49 जो ऑफर किए गए बिडिंग के लिए। इसमें लिथियम है, ग्रेफाइट है, फॉस्फोराइट है, ग्लूकोनाइट है और ये वेरियस रीजन्स में हैं इंडिया के। 48 ब्लॉक्स जो है इनमें से ई ऑक्शन रखा गया, 24 को तो सक्सेसफुली ऑक्शन कर दिया गया, जिसमें से 4 माइनिंग लीज़ थी एंड 4 कंपोजिट लीज़ ब्लॉक्स थे। एंड एक टंगस्टन ब्लॉक था तमिलनाडु में जो एंटेंगल्ड है लीगल डिस्प्यूट में सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये तो 2 गवर्नमेंट्स एक-दूसरे से लीगल डिस्प्यूट में फँसी हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन। यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही है एलिजिबल प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज़ को, ठीक है ना? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के थ्रू एंड एनएमईटी ने फंड किए हैं 40 प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल मिनरल्स के थ्रू वेरियस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज़। तो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया अपना पहला लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जुलाई 23 में और अंडरस्कोर किया है फोकस ऑन रिसोर्सेज जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, मॉलिब्डेनम और पोटैश, टंगस्टन एंड ग्रेफाइट और ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हो, ठीक है? इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितनी गाड़ियाँ, जो भी चीज़ें हैं, हर जगह यूज़ होंगी और हम एनर्जी को स्टोर करने की बात करते हैं, तो लिथियम वहाँ पे एनर्जी स्टोरेज के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस साल बहुत ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हुआ एक्सप्लोरेशन एफर्ट, बहुत एफर्ट दिया गया और पहले से ज़्यादा काफ़ी एक्सप्लोरेशन भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये इसमें शायद वो चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन हमने न्यूज़पेपर में कवर किया और मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ थी, आप इंडिया की बड़ी लिस्टेड कंपनीज़ देख रहे हो, किसी ने भी ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाले और ये स्ट्रैटेजिक मिनरल वाले ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है, ये डेटा कम प्रोवाइड कर रही है, हमें और डेटा चाहिए कि यहाँ से कितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या साइट्स हैं, इनके बारे में और डिटेल्स चाहिए होगी, हम तभी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ऑक्शन में बिड करेंगे। तो ऑक्शन में बिड करने वाली जितनी भी माइनिंग कंपनीज़ थी ना, ये बहुत ही छोटी कंपनीज़ थी, मैं आपको ये बता दूँ। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सबसे ज़्यादा कैपिटल है जिसके पास, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें, उन्हें ये अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रहा है? वी हैव टू सी दैट। अबाउट 10% ऑफ जो टोटल मिनरल ब्लॉक्स हैं वो डेजिग्नेटेड है माइनिंग लीजेस के लिए, जो ऑक्शन किए जाते हैं G2 लेवल पर और ये प्रोवाइड करता है डिटेल रिसोर्स इंफॉर्मेशन और इनेबल करता है सक्सेसफुल बिडर को कि वो माइनिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर दे। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर आप रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं ना, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल 4 स्टेज पे डिवाइडेड होता है, G4, G3, G2 और G1, ठीक है? तो मिनरल्स को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो 4 स्टेजेस है यहाँ पे। तो G4 क्या है? रिकॉनेसांस। G3 क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। G2 क्या है? जनरल एक्सप्लोरेशन और G1 होता है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। G4 स्टेज जो है ये इंटेल करता है, जहाँ पे G4 में आप क्या करते हो बेसिकली, जहाँ पे आप एस्टिमेट करते हो कि कौन से ग्रेड का यहाँ पे मेटल है, ठीक है? क्या इसकी क्वांटिटी हो सकती है? उसका तुम लिमिटेड एक सबसर्फेस सैंपलिंग करते हो। तो इससे जो एस्टिमेट्स निकलते हैं ना, ये लो कॉन्फिडेंस एस्टिमेट्स होते हैं, राइट? बेसिकली आप सरफेस पे स्टडी कर रहे हो कि अच्छा यहाँ पे लेट्स से लिथियम है तो कौन से ग्रेड का होगा, कितना हो सकता है। तो G4 अगर आप खाली स्टडी करके किसी कंपनी को बोलोगे कि आप यहाँ पे माइन खरीद लो, वो नहीं खरीदेंगे कभी भी, ठीक है? उनको चाहिए डिटेल, राइट? क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं।
इतना पैसा, प्लांट, इक्विपमेंट, लोगों को लेकर आएँगे, वहाँ पे सेटअप करेंगे, अगले 20 साल का स मान के सेटअप करते हैं वो लोग, 20 साल तक माइन करने वाले हैं सोच के। तो ऐसा तो काम नहीं चलने वाला। तो G4 इसीलिए सिर्फ़ रिकॉनाissance होता है बेसिकली और इसके बाद G3 होता है प्रोस्पेक्टिंग। तो इंडिया में G2 लेवल के माइन्स ऑक्शन हुए हैं। तो G2 में कहाँ जब सबसे पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिकॉनाissance किया, फिर प्रोस्पेक्ट किया और फिर जनरल एक्सप्लोरेशन किया है, ठीक है? और G1 सबसे ऊपर होता है जहाँ पे आप पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करते हो। तो क्योंकि मैं माइनिंग सेक्टर से नहीं हूँ, तो कोई माइनिंग सेक्टर वाला आपको बहुत अच्छे से मे बी समझा पाता, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, सो हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल पे। मैन्युफैक्चरिंग में 20% का राइज़ आया है नए प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट में। तो प्राइवेट सेक्टर ने अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट जो है वो लेस देन 5 ट्रिलियन हो गए हैं फ्रॉम नियरली 6 ट्रिलियन अ ईयर अर्लियर। गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं करीब-करीब 1.1 ट्रिलियन जो पहले था 1.8 ट्रिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स दिसंबर 2023 में। तो फिस्कल टाइटनिंग की वजह से ना गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट कहीं न कहीं यहाँ पे कम हुई है और फिस्कल टाइटनिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप खर्चा कम करते हो, ठीक है? ताकि इनकम तो आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो आप खर्चे को कम कर रहे हो वहाँ पे फिस्कल टाइटनिंग इसको बोलते हैं। तो आप अगर ये बोल रहे हो ना कि यार मैं थोड़ी सेविंग्स कर रहा हूँ, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं थोड़ी फिस्कल टाइटनिंग कर रहा हूँ, हमारे लाइफ़स्टाइल में मैं फ़िज़ूल की चीज़ों पे कम खर्च करूँगा। तो फिस्कल टाइटनिंग की वजह से गवर्नमेंट को भी क्या यहाँ पे करना पड़ रहा है, अपना बजट थोड़ा कट करना पड़ रहा है। ईयर ऑन ईयर परसेंटेज डिक्लाइन दिख रहा है नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एंड ये डबल है दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। लेकिन कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं, ये एक्चुअली बहुत नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसमें काफ़ी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक तो बहुत अच्छा रेजिलियंस दिखाया है। नियरली 20% इंक्रीज़ आए हैं नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट में, जो न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं और इससे दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग पुश कर रही है ना, पीएलआई के थ्रू, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये कहीं न कहीं काफ़ी वर्क कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करता है लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्पेंडिंग जो अनाउंस किया गया है दिसंबर 2024 में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है मैन्युफैक्चरिंग द्वारा। और अदर सेक्टर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी-सी डिक्लाइन देखने को मिली है, जो मैन्युफैक्चरिंग के ही आप कह सकते हैं पीयर्स हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक कंस्ट्रेंट है नए इन्वेस्टमेंट पे। पूरी कैपेसिटी के साथ मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं चल पा रहा है, थोड़ी डिमांड भी वीक है हमने देखा। आरबीआई का एक जो ऑर्डर्स बुक इन्वेंटरी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे आता है ओबीआई सीयूएस और इसने इंडिकेट किया इस सर्वे में पता चला कि अगर आप देखेंगे तो अभी स्लाइट इंक्रीज़ आया है सीज़नली एडजस्टेड कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन में 75.8% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है, जो स्लाइटली ज़्यादा है। और करीब क्वार्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा खाली पड़ा है। तो जैसे एक मशीन है जहाँ पे आप 100 किलो डेली फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुड प्रोसेस फिनिश गुड बना सकते हैं, तो आप सिर्फ 75 किलो पे ही ऑन एन एवरेज काम कर रहे हो, 25 जो है वो आइडल पड़ा हुआ है। लेट्स से 25 जो लोग काम करने वाले हैं वो खाली बैठे हुए हैं, मशीनरी ऐसी पड़ी हुई है, रेंट जा रहा है, खर्चा जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमें ये प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कोर्स आगे और बढ़ेगी जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगा और ये हमेशा चेंज भी होता रहता है डिपेंडिंग फेस्टिव सीज़न है, क्या नहीं है। लेकिन अगर आप ईयरली डेटा देखो तो एक बार उससे बेटर वो मिलेगा हमें देखने को मैं कहूँगा हम एनालिसिस कर पाएँगे। कॉर्पोरेट कमेंट्री आई है रिसेंटली जिसमें हमने देखा कि जो कंज्यूमर गुड्स फंड हैं फर्म्स हैं जैसे आईटीसी, नेस्ले और हमारे जितने भी मैं कहूँगा एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, उन्होंने कहा कि डिमांड स्लो डाउन थोड़ा-सा देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स कंपनीज़ थोड़ा कॉशियस हैं नए केपेक्स आउटलुक को लेकर के एंड प्राइवेट सेक्टर केपेक्स अभी हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? 2 टाइप के एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब आप कोई ऐसा सामान खरीद के लाते हो जैसे आपने लैंड लिया, बिल्डिंग ली, मशीनरी ली आपने, जिससे आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, राइट? कैपेसिटी को आप इंक्रीज़ करोगे प्रॉपर कंपनी के। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिकली आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो आप हर महीना जैसे पे कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल है, जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, उसके मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च किया, राइट? दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं हम लोग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एक बार करते हो, बहुत बड़ा होता है यूजुअली एंड सालों तक आप इसे रीप करते हो। इसका बेनिफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने सामान को बेचने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ खर्च कर दिया इस बार, कुछ अच्छे डिस्काउंट्स दे दिए, कहीं कुछ मार्केटिंग में खर्च कर दिया, तो दैट कैन बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन न्यू एज टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज़ सोलर फोटोवोल्टिक अगर आप देखेंगे, ई-व्हीकल्स देखेंगे एंड सो ऑन और पीएलआई वगैरह पे भी काफ़ी फ़ायदा उठाया जा रहा है स्कीम का यहाँ पे। तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो सिलेक्टेड सेक्टर्स में है। रियल एस्टेट यहाँ पे बेनिफिट कर सकता है। हेल्थ केयर और डेटा सेंटर्स की डिमांड की वजह से यस डेटा सेंटर्स के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है इंडिया में। तो ज़रूर एक बार मैं बोलूँगा अपने सारे व्यूअर्स को डेटा सेंटर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। इंडिया में आगे ये बहुत हमें लगता है कि ग्रो कर सकता है ये सेक्टर। बड़े-बड़े लोग क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, बड़े-बड़े जो फर्म्स हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस है एल एंड टी पे, उन्होंने कहा इस बार मिनरल्स और मेटल्स यहाँ पे भी काफ़ी प्रॉमिस दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा जो इन्वेस्टमेंट आना है, वो वहाँ पे थोड़े हेडविंड्स हैं।
आते हैं अगले आर्टिकल में, ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट हो सकते हैं। सॉफ्टन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टन मतलब थोड़े से यहाँ पे नरम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप देखने को मिल सकता है ऑयल प्राइसेस में, लोअर रिस्क प्रीमियम पर। तो रिस्क प्रीमियम क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ और उसके बाद ये आर्टिकल पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे हम लोग। रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अगर आप पैसा आज एफडी करें, फॉर एग्जाम्पल मैं 6% मान ले रहा हूँ, ठीक है? आपको 6% मिलता है। तो काइंड ऑफ देखिए, ज़्यादा इसमें कंडीशंस नहीं डालेंगे, वैसे हमें पता है कि 5 लाख तक का ही एफडी का इंश्योरेंस होता है। लेकिन अगर आप एसबीआई में कर रहे हैं तो पैसे आपके तो नहीं जा रहे एफडी करके, राइट? एसबीआई तो डूबने वाला नहीं है। तो आप अगर इसमें 1 करोड़ रुपए एफडी कर देंगे, आपको 6% मिलेगा, राइट? 6 लाख मिलेगा साल का। ये 6 लाख रुपए रिस्क फ्री रिटर्न है, ठीक है? ये क्या है? रिस्क फ्री। और यहाँ पे अगर आप इस पैसे को उठा करके स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो क्या आप 6% से खुश होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। ये रिस्क फ्री पैसा 6% है, तो स्टॉक मार्केट में तो रिस्क है, या फिर कहीं और ज़मीन में भी इन्वेस्ट करते हो, तो क्या साल का 6% ज़मीन में आप एक्सपेक्ट करोगे? नहीं करोगे। तो आप बोल रहे हो कि मैं रिस्क एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में प्रीमियम चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा। इस प्रीमियम को हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम चाहिए, कि 6% से ऊपर जो मेरा एक्स्ट्रा रिटर्न आएगा ना, वो मेरा रिस्क प्रीमियम है, कि मैंने विदाउट रिस्क 6% कमाया। तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो उस 6% के ऊपर कितना आ रहा है, और वो जो माइनस करके आएगा से 6% को, वो आपका रिस्क प्रीमियम है। तो जैसे निफ्टी में अगर आप 12% कमा पा रहे हैं, लेट्स से अपने पोर्टफोलियो पे, या लैंड में आप 12% कमा पा रहे हैं ऑन एन एवरेज साल का, सीएजीआर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो 6% का आपको रिस्क प्रीमियम रिटर्न दे रहा है। लेकिन अब ऑयल प्राइसेस में कौन से रिस्क प्रीमियम की बात हो रही है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है? क्योंकि ऑयल में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ, ये रिस्क प्रीमियम मैंने आपको समझाया, ये इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग यूज करते हैं। अब ऑयल प्राइसेस में रिस्क प्रीमियम क्या है? अब देखिए कि ऑयल प्राइस क्या है, कि एक मार्केट डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई से। आप ऑयल प्रोड्यूस करते रहो, नोबडी केयर्स कि आप ऑयल $10 पर बैरल पे बना रहे हो, $100 पर बैरल पे। अगर मार्केट में रेट आ गया 50, तो आप 50 में बेचोगे, आप ये नहीं बोलोगे यार मैंने 100 में बनाया है, राइट? अब ऑयल प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ऑयल प्राइसेस डिमांड सप्लाई पे डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क प्रीमियम भी रहता है। अब क्या है, पूरी दुनिया में ऑयल का डिमांड कम है, सिर्फ इंडिया में ही आपको ऑयल डिमांड ग्रोथ अच्छी दिख रही है, चाइना में भी बहुत वीक है, बिल्कुल आउटलुक भी बेकार है मैं कहूँगा। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड नहीं है, उसके प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं? ऐसे बढ़ रहे हैं कि क्योंकि वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टर्मोइल चल रहा है, इज़राइल, गाज़ा, ईरान, सीरिया, कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। तो एक ये दिमाग में आ जाता है ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के, कि कहीं न कहीं यहाँ पे ऑयल सप्लाई आगे जाके बहुत, मैं कहूँ बहुत बड़ी ब्लॉकेड आ सकती है ऑयल सप्लाई में। हो सकता है ऑयल सप्लाई एकदम से जाम हो जाए, खत्म हो जाए। अगर बहुत कोई वॉर हो गया, वॉर ब्रेकआउट हो गया, कुछ हो गया तो। तो इसीलिए ऑयल क्या होता है, रिस्क प्रीमियम पे ट्रेड करने लगता है। ठीक है? कि रिस्क ज़्यादा हो गया है, ऑयल सप्लाई सप्लाई रिस्क बहुत बड़ा हो गया है, तो हम प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे। तो डिमांड कम है, लेकिन फिर भी ऑयल महँगा मिल रहा है अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली तो। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि ओपेक पूरी कोशिश करता है कि वो मैनिपुलेट करके प्राइस को हमेशा ऊपर रखे। जैसे सऊदी अरेबिया चाहता है, भले ही वो कर नहीं पा रहे हों अभी बहुत अच्छे से। 2024 वाइंड अप हो रहा है, 2025 आ रहा है, तो यहाँ पे सेम्बलेंस है स्टेबिलिटी में। ऑयल प्राइसेस एक्सपेक्टेड हैं कि वो सॉफ्टन होंगे, मतलब नीचे आएँगे। सप्लाई डिमांड डायनामिक्स जो है वो इट विल कंटिन्यू टू होल्ड स्वे। अगर प्रोडक्शन एडजस्टमेंट्स देखेंगे ओपेक द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये डिसाइड करेगा फ्लो क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसर्स का ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, तो ये डिसाइड करते हैं इस साल कितना सप्लाई रखना है ऑयल का, और वो पहले डिमांड को स्टडी करते हैं। डिमांड देखते हैं, अगर कम है तो वो ऑयल सप्लाई को और कम करने की कोशिश करते हैं ताकि प्राइस नीचे ना आए, उनको महंगा बेचना है। लेकिन इनमें भी एग्रीमेंट नहीं है। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम प्राइस ठीक है, हम सप्लाई को कट करेंगे, एक कंट्री कट करता है और बाकी सारे और बढ़ा देते हैं। तो इनमें इतनी ज्यादा मैं कहूंगा यूनिटी नहीं है। प्राइस स्टेबलाइज हो सकते हैं ऑयल के, क्रूड ऑयल के $70 से $75 पर बैरल के बीच में, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं ना, तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कोल है और हमारा क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल का सस्ता रहना ना, अगर सस्ता रहता है क्रूड ऑयल, अगर 70-60 रहता है, $60 तक भी रहता है, तो इंडिया के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हमारे रुपए को बहुत सारा मिलेगा, हमारे कॉस्ट को बहुत सारा मिलेगा, हमारा इन्फ्लेशन बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। इंडिया के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो $60 के पास एक बार अगर ये आके सेटल हो जाए बढ़िया, या यहीं पे रहे एटलीस्ट। तो डिमांड ग्रोथ जो है अगर आप देखेंगे लार्ज इकोनॉमी में मॉडरेट कर रही है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज ज्यादा एग्रीवेट अब नहीं कर रही है पिछले 1 महीने से। ऑन द अदर हैंड अगर कैलेंडर ईयर 2024 आप देखोगे तो एवरेज प्राइस एस्टिमेटेड था 80 से $82 पर बैरल, एंड काफी फ्लक्चुएशंस आए, $90 तक गया है प्राइस पिछले साल, ठीक है? और कोई
कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ रिस्क प्रीमियम था ये, जो ऊप $80-90 चला जा रहा था, डिमांड और घट रही थी उस प्रोडक्ट की, लेकिन प्राइस बढ़े जा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई डर है आगे, अनसर्टेनिटी है कि कहीं सप्लाई क्रंच ना आ जाए, कहीं वॉर ना हो जाए, क्रूड ऑयल का प्राइस डिसरप्ट ना हो जाए पूरी दुनिया में। और इस फ़ियर का फ़ायदा उठा-उठा के ऑयल को बस आप देखोगे पंप किया गया। तो जो शिफ्टिंग सैंड्स हैं जियोपॉलिटिक्स में, जैसे कि रशिया इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर रहा है। 35 से 40% टोटल इंपोर्ट्स हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं। और जो डिस्काउंट ऑफर किया गया है रशिया द्वारा, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि रशिया इंडिया को तो ऑयल बेच रहा है, लेकिन बाकी सबको नहीं बेच सकता है क्योंकि बाकी सारे डर के मारे नहीं खरीदेंगे रशिया से ऑयल, वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से। इवन यूरोप रशिया से ऑयल डायरेक्टली नहीं खरीदता है, आप देखो। रशिया से इंडिया ऑयल खरीदता है, उसे प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है और उसके बाद वो यूरोप को बेच देता है। तो ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाला डिसीजन साउंड करता है, बट ऐसा ही है। तो डिस्काउंट्स प्रोग्रेसिवली नैरो हो रहे हैं, तो इंडिया प्रोएक्टिवली क्या कर रहा है? यहाँ पे डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। इंडिया भी रशिया पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ़ डिस्काउंट की वजह से रशिया से ऑयल बाय कर रहा है, दैट्स इट। अगर आप देखेंगे इंपोर्ट्स इराक से 20% शेयर है अभी, सऊदी अरेबिया से 12% एंड अदर नेशन से 14% है, जहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क को हम खत्म कर रहे हैं। कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही कंट्री से 90% ऑयल लेते हो, ठीक है? और बाकी कंट्री से आप नहीं लेते और उस कंट्री को कुछ ऐसा हो गया, वॉर हो गया या कुछ भी हो गया या वहीं पे सिविल वॉर हो गया, तो आपका क्या है? आपका पूरा क्रूड ऑयल जो डिपेंडेंस है एक ही कंट्री पे है, कॉन्सन्ट्रेटेड है, एक ही सप्लाई सोर्स है आपका। तो कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क होता है कि डाइवर्सिफ़ाई करना बड़ा ज़रूरी है। आप 20-20% 5 कंट्रीज़ से लो, वो बेटर है रादर देन एक ही कंट्रीज़ पे 90% या 80% डिपेंडेंट रहना, ताकि आपकी एनर्जी सिक्योरिटी आप इंश्योर कर पाओ। तो इंडिया का जो पेट्रोलियम कंज़म्पशन है, स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है। दुनिया में कुछ ही कंट्रीज़ में से एक है इंडिया, जहाँ पे इतना मेजर कंट्रीज़ मैं बोलूँगा, छोटी-छोटी कंट्रीज़ को आप हटा दो, जो इतना बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है क्रूड ऑयल कंज़म्पशन में भी। यहाँ पे अगर आप डीज़ल एंड पेट्रोल देखोगे तो ये 53 टू 55% अकाउंट करता है इंडिया के टोटल कंज़म्पशन का, ठीक है? एंड टू बी श्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एसेंट पे हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स आगे इंडिया में ग्रो करने वाले हैं। अगले 10 साल इंडिया में फॉसिल फ्यूल कंज़म्पशन बहुत बढ़ेगा। आप कहोगे कि यार ईवी इतना बढ़ रहा है तो फिर फॉसिल फ्यूल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए इंडिया ग्रो करना चाहता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है और इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है उसके लिए सबसे पहले। एंड ये पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट विदाउट फॉसिल फ्यूल कर लो। ईवी टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हर चीज़ को आप ईवी या रिन्यूएबल एनर्जी से अभी आप मैं कहूँगा सिक्योर नहीं कर सकते हो, आपको फॉसिल फ्यूल्स पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि फॉसिल फ्यूल्स का जो शेयर है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा, लेकिन अभी इमीडिएट ग्रोथ के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। कोयला है और दूसरा हमारे ये कन्वेंशनल फ्यूल्स जो हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो डीज़ल का कंज़म्पशन अगर आप देखेंगे तो वो ग्रो करेगा 3 से 5% एंड 1 से 3% दिस फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ड्रिवन बाय राइजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड मोबिलिटी नीड्स। तो इंडस्ट्रियल डिमांड इन फ्यूल्स का काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है। अगर क्रूड ऑयल डिमांड इंडिया में कम हो गया, दिस इज़ एन इंडिकेटर कि हमारा कहीं न कहीं आप देखोगे तो जो जीडीपी आउटलुक है वो वीक हो रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओएमसीज़ कौन सी होती है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं ये। ये एक्सपेक्टेड है कि $12 से $14 रहेगा पर बैरल। पेट्रोल, डीज़ल, क्रूड ऑयल बेसिकली। पेट्रोल, डीज़ल तो हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्रूड ऑयल जो होता है वो एक बैरल होता है, एक ड्रम होता है ऐसा और हम लोग इसी में खरीदते हैं सर, ये 1 बैरल है। तो इसका जो प्राइसिंग होता है ओएमसीज़ इस पे कमाती कितना है? 12 से $14 पर बैरल और ये पहले $20 कमाती थी। 10 ईयर एवरेज जो है वो 9 से 11 का है, तो एवरेज से इन्होंने ज़्यादा कमाया लेकिन लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन्होंने बहुत बढ़िया कमाया था, वैसा इन्हें मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी यहाँ पे काफ़ी पहले से तो कम ही है, एवरेज करेगा 3 से 5 डॉलर पर बैरल, जहाँ पे डीज़ल स्प्रेड्स इवन आउट होंगे क्योंकि रिफाइनरीज़ ग्लोबली क्या कर रही है, प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और कंजम्पशन जबकि कम हो रहा है। दुनिया भर में कंजम्पशन कम है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। डिस्काउंट जो है रशियन क्रूड पे ये भी टेपर हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंटरी लॉस ये भी किक इन कर रहा है, जहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइस एवरेज कर रहा है रफली $73 पर बैरल करंटली, जो 82 से काफ़ी नीचे है। येस, करीब-करीब $10 नीचे है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस आर्टिकल में मेन चीज़ क्या है कि जो ग्रोथ होगा वो ड्रिवन होगा मल्टीपल फैक्टर्स से, जैसे कि
पावर सेक्टर का डिमांड बढ़िया है, पीक समर इलेक्ट्रिसिटी आने वाला जैसे ही आएगा, आप देखोगे कैसा पावर डिमांड इंडिया में होता है। और ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहे हैं हमारे सीजीडी सेक्टर में, स्टेबल एलएनजी प्राइसेस जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं डिमांड को फ्रॉम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जो सीजीडी सेक्टर है इन पर्टिकुलर वो भी मेजर ग्रोथ इंजन है। बहुत सारी सिटीज कनेक्टेड है गैस ग्रिड बूस्टिंग गैस ग्रिड्स के द्वारा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स काफी बूस्ट हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इंडियन सिटीज में आप देखोगे कि आप गैस के कनेक्शन आ रहे हैं, गैस के पाइपलाइंस आ रहे हैं। आप खुद मुझे बताइएगा ऐसे कितने लोग हैं जिनके शहर में गैस के पाइपलाइंस आ चुके हैं, और अगर आए हैं तो कौन सी ऐसी कंपनी, आप कंपनी का नाम बताइए, आप बोलिएगा यस एंड साथ में कंपनी का नाम जो आपको गैस सप्लाई कर रही है, एंड कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के कमेंट्स पढ़िएगा एंड यू विल बी सरप्राइज कि कितने कॉमन नाम आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि लोकल गैस प्रोड्यूसर या सप्लायर्स हैं बहुत सारे, बहुत ज्यादा मोनोपोलाइज मार्केट है मैं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए होता है, तो सबके बस की बात नहीं है इसमें काम करना। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके सिटी में अगर है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, एंड कौन से कंपनी का गैस पाइपलाइन है। और जितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मुझे लगता है उन्हें तो सबके नाम ऑलरेडी पता होंगे। Blinkit, Zepto, Swiggy, Insta deliver big wins for New Year's Eve. न्यू ईयर सेलिब्रेशन यहाँ पे काफी पीक लेकर आया है इनके लिए। इन्होंने पिछले साल से भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्विक कॉमर्स कंपनीज की जो 10-15 मिनट में डिलीवरी करती हैं, और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की भी इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर वॉल्यूम्स यहाँ पे दिए हैं, इंक्लूडिंग जेप्टो, ब्लिंकिट एंड स्विगी, इंस्टामार्ट। इन्होंने तो रियल टाइम ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किया सोशल मीडिया पे। जोमैटो बैक ब्लिंकिट है, इन्होंने अचीव किए सेवरल माइलस्टोन्स जो रिकॉर्ड करता है इनका हाईएस्ट एवर डेली ऑर्डर वॉल्यूम, एज वेल एज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो इन्होंने पर मिनट लगाए हैं पर आवर। प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ टिप्स देखे गिवन टू डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, एंड जो को फाउंडर अलबिंदर धिंसा है उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। जेप्टो ने 200% यहाँ पे ग्रोथ देखी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और जेप्टो का भी आईपीओ आने वाला है कुछ दिन में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शेयर मार्केट में लिस्ट करने वाले हैं। इन्हें शायद अप्रूवल मिला है या नहीं मुझे चेक करना होगा। ना कि सिर्फ ब्लिंकिट एंड जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट इन्होंने भी हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर 31 दिसंबर को किए हैं जो पिछली बार से डबल रहे हैं। और सीईओ जो है स्विगी इंस्टामार्ट के, उन्होंने कहा कि न्यू ईयर फिर से एक नया रिकॉर्ड सेट कर रहा है उनके लिए। प्रीवियस सारे पीक, सारे इन्होंने जो इनके रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ दिए हैं। इनका लार्जेस्ट ऑर्डर 70,325 रुपए का था। सेंट्रल गोवा के कोई यूजर थे जिन्होंने 70,000 का सामान ऑर्डर कर लिया ब्लिंकिट से। अब भगवान जाने उन्होंने क्या ऑर्डर किया है। सिमिलरली ब्लिंकिट ने रिपोर्ट किया 64,000, मतलब ऑलमोस्ट 65,000 का ऑर्डर कोलकाता से। सो काफी बड़े-बड़े ऑर्डर्स किए हैं लोगों ने। मुझे लगता है मे बी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किए होंगे बहुत महँगे, तो इसलिए हमें ऐसा ज़्यादा लग रहा है, बट दिस इज़ एन आउटलायर। और ज़ेप्टो में भी अगर आप देखेंगे तो करीब-करीब यहाँ पे 3,345 आइस क्यूब ऑर्डर हुए हैं। आई थिंक ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी नॉर्थ इंडिया में, बट स्टिल, एंड ये पहले से करीब 2.5 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिरयानी जो है ये प्रेफर्ड आइटम रहा है। अगर आप देखेंगे तो करीब-करीब 65,19,841 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है डिलीवरी पार्टनर्स ने। बेसिकली जो 8 गुना है अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है उसका 8 गुना डिलीवरी पार्टनर्स ने ट्रैवल किया है 31 तारीख को स्विगी के। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे इस काम का। एंड जो गिग वर्कर्स हैं देखिए उनके लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती रहती हैं कि उनको कभी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है यहाँ पे जितना मिलना चाहिए, दे आर अंडरपेड। बट जैसा इंडिया का सिचुएशन है, वी हैव अ रियली बिग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा, एंड वी हैव आल्सो लॉट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, या फिर जो पार्ट टाइम भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो इट्स दिस इज़ अ वेरी, मतलब मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि आप बताइए कि गिग वर्कर्स जो हैं यहाँ पे क्या हो सकता है कि इनके सिचुएशन को और इम्प्रूव किया जाए। एंड ये काम कर रहे हैं तो इट जस्ट मीन्स कि इनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, तभी लोग ये चूज़ कर रहे हैं, या फिर दूसरा अल्टरनेटिव में इतना पैसा भी उन्हें नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि अगर ये काम इतना खराब है और इतना टफ है और फिर भी लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इट इज़ स्टिल अट्रैक्टिव फॉर देम, राइट? आते हैं अगले आर्टिकल पे। दिसंबर जीएसटी मॉप अप एट 1.77 लाख करोड़। ग्रॉस हमारा अगर आप देखेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है दिसंबर में 7.3% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। कब से? ऑन ईयर डेटा रिलीज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा वेंसडे को। एंड जो हमारा जीएसटी मॉपअप है अब ये 1.7 लाख करोड़ के ऊपर है 10वें महीने। हाउएवर अगर आप पेस ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो ये 3 मंथ लो पर आ गया है दिसंबर में, अप्रैल दिसंबर पीरियड।
अगर आप ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस देखोगे तो ये 16.33 लाख करोड़ है, अप है 9.1%, जो लोअर देन 11% ग्रोथ है जो एंटिसिपेट किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्चुअली 11% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे 9% का ग्रोथ रेट है, व्हिच इज आल्सो नॉट बैड। जीएसटी कलेक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेट ऑफ डिमांड। अच्छा, जितना लोग खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा जीएसटी कलेक्शन भी आएगा। तो आप ये देखिए कि जो स्टेट ऑफ डिमांड है वो जीएसटी कलेक्शन से आप पता कर सकते हो। जीएसटी ग्रो कर रहा है मतलब डिमांड ग्रो कर रहा है। जीएसटी कलेक्शंस यहाँ पे लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिला है मॉपअप में, और इसकी वजह से हो सकता है गवर्नमेंट जो है कुछ मेजर्स ले जिससे कंजम्पशन बूस्ट हो। बजट 2025-26 में कई लोग बात कर रहे हैं कि हमारे लिए हो सकता है कि जो हम टैक्स पेयर्स हैं सैलरीड, उनके लिए काफी बढ़िया कुछ एग्जम्पशंस आ सकते हैं। हो सकता है टैक्स के स्लैब्स ही खत्म हो सकते हैं जो हमारे जो मैं कहूंगा जो स्टार्टिंग वाले स्लैब्स हैं। तो जो प्रतीक जैन पार्टनर हैं पीडब्ल्यूसी के, उन्होंने कहा कि एक तरीका तो यह है कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कि आप रैशनलाइज कर दो जीएसटी रेट्स को, जिसपे जीएसटी काउंसिल अभी काम कर रही है। इसके अलावा अप्रैल दिसंबर पीरियड में जीएसटी कलेक्शन जो है ये ऊपर है करीब करीब 10.1%। जो इम्पोर्ट्स है इसने कंट्रीब्यूट किया है करीब करीब 3.96 लाख करोड़, जो अप है 6%। दिसंबर ने रिकॉर्ड किया 8.7% ग्रोथ कलेक्शंस में फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, जो इंडिया से आया है बेसिकली, एंड merely 3.9% फ्रॉम इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे ईवाई के पार्टनर है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है जीएसटी रिफंड्स काफी दे रही है एक्सपोर्ट्स के लिए, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बेच रहे हैं अदर कंट्रीज को, पता चलता है कि काफी ग्रोथ है। यस, तो जो जीएसटी आप पे कर रहे हो उस पे आपको रिफंड्स भी मिलते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो लेट्स से इंडिया से बाहर इंडिया का प्रोडक्ट, तो आपको और उसमें बेनिफिट्स मिलती हैं। तो ये बेनिफिट्स पहले से काफी बड़ी है, और इसका मतलब यही है कि अगर लोग ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं तो ज्यादा एक्सपोर्ट पहले से वो कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। एसयूवी डिमांड, ये दिसंबर के जो पीवी सेल्स हैं इसको फास्ट लेन में लेके आ रहा है पैसेंजर व्हीकल सेल्स को। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ एसयूवी का क्रेज बिल्कुल नाम खत्म ही नहीं हो रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है कम होने का। अगर आप देखोगे 14% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रहा है 2024 के लिए। 5 लीडिंग ऑटो मेकर्स हैं हमारे, मारुति सुजुकी, हिंदाई मोटर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड टोयोटा किर्लोस्कर, और इन्होंने रिपोर्ट किया अपने सेल्स नंबर वेंसडे को, और सिर्फ Hyundai ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया 1.3% का, टाटा मोटर्स ने रिपोर्ट किया लो सिंगल डिजिट ग्रोथ ऑफ 2%। कैलेंडर ईयर 2024 की अगर बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स अप्रोक्सीमेटली 4.3 मिलियन यूनिट्स रही है, जो 4.8% ऊपर है फ्रॉम 4.1 मिलियन 2023 में। एसयूवी सेगमेंट इंस्ट्रूमेंटल है इस ग्रोथ में, और जो इनका शेयर है ना टोटल पैसेंजर व्हीकल्स का, ये करीब करीब 55% जा चुका है एट द एंड ऑफ दिसंबर, कंपेयर टू लेस देन 50% एट द एंड ऑफ मार्च दिस ईयर। मारुति सुजुकी कंट्री का लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है हमारा, और 21% सर्ज आया इनके यूटिलिटी व्हीकल सेल्स में। मतलब काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है एसयूवीज़ में। इनके जो बड़े मॉडल्स हैं ना, इन्विक्टो, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा, यहाँ पे बढ़िया इनको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टोटल एसयूवी डिस्पैच करीब-करीब 23% से अब 27.9% हो चुके हैं इनके दिसंबर में, और इनका बेस्ट मंथ रहा है अगर आप देखेंगे इस साल रिटेल सेल्स में। तो ओवरऑल बेसिस पे डोमेस्टिक सेल्स जो है मारुति की वो अब 24.1% ऊपर है सेम मंथ से। महिंद्रा ने 18% इंक्रीज रिपोर्ट किया, और महिंद्रा तो सिर्फ एसयूवी ही बनाती है। Hyundai का अगर आप देखोगे 1.3% का डिक्लाइन है, और इनका जो फ्लैगशिप एसयूवी क्रेटा है ना, इन्होंने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोमेस्टिक सेल्स अचीव किया 1,86,919 यूनिट्स का, जहाँ पे 67.6% टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स इनके एसयूवी गाड़ी से आ रही है। तो Hyundai की पहले छोटी गाड़ियां बहुत चलती थी, i10 सेंट्रो, लेकिन आप देखोगे कि इनका 67% सेल सिर्फ क्रेटा से आ रहा है, जो कि एसयूवी और छोटी गाड़ियां ज्यादा नहीं बिक रही है। और एक ये भी रीजन है कि छोटी गाड़ियों में बहुत कम फीचर्स हैं, बहुत कम चीजें हैं, लेकिन बहुत ही महंगी है कंपैरेटिवली पहले से। तो एसयूवीज लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया की सड़कों के लिए। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं और आप चलाते हैं तो आपको पता होगा कि गड्ढे वगैरह आते हैं, थोड़े कच्चे रास्ते आते हैं, बारिश में दिक्कत होती है, पानी जमा होता है। एसयूवी हर जगह से बड़े आराम से निकल जाती है। और वहीं सेडान्स हैं आपके पास, होंडा सिटी या वर्ना, अगर आप देखोगे तो आप हमेशा देखोगे कि स्पीड ब्रेकर्स पे या कहीं गड्ढों में बहुत तकलीफ होती है, बड़े मुश्किल से बचा करके निकालना पड़ता है अपनी गाड़ी को। तो एसयूवीज काइंड ऑफ ज्यादा कन्वीनियंट है। इन कॉन्ट्रास्ट टू पीवी सेगमेंट, अगर टू व्हीलर मार्केट देखोगे तो बहुत मतलब सबड्यूड सा डिमांड यहाँ पे लग रहा है। आर्टिकल का ये कहना है। बजाज ऑटो ने रिपोर्ट किया 19% ड्रॉप डोमेस्टिक सेल्स में दिसंबर में, जहाँ पे डिस्पैचेस अब 1,28,000 हो गए हैं फ्रॉम 1,58,000 यूनिट्स इन दिसंबर। तो पिछले दिसंबर से 2023 से 2024 का ऑटोमेकर्स के लिए, बजाज के लिए तो स्पेसिफिकली वीक रहा है कंपैरेटिवली। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर मार्केट्स ने वैसे भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। नो कॉज फॉर अलार्म, स्लोअर लोन ग्रोथ शुड हेल्प लोअर लायबिलिटीज एंड बूस्ट सेविंग। कोई
चिंता की बात नहीं है, राइटर का ये कहना है। अगर लोन ग्रोथ कम हो रहा है तो सही है, इससे लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी। जो नेट फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है इंडिया के हाउसहोल्ड का, ये बढ़कर हो चुका है 18.79 लाख करोड़ इन एफवाई 24 या फिर 6.4% जीडीपी का। एंड टू बी श्योर ये एक सब्सटैंशियल जंप है प्रीवियस ईयर से, जहाँ पे 5.9% था जीडीपी का और अब है 6.4%। तो एक केयर एज द्वारा एनालिसिस किया गया, वो दिखा रहा है कि हाईएस्ट लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं कई सालों में और सिग्निफिकेंटली हायर देन प्री पैंडेमिक एवरेज ऑफ 3.4%। तो उस यार्डस्टिक से, उस मेजर से 6.4% ऑफ जीडीपी अगर चल रहा है हमारा टोटल डेट, तो ये मैं कहूँगा हाउसहोल्ड डेट एक्चुअली कुछ खराब डेटा नहीं है, बहुत अच्छा है। और कोई अलार्म के लिए भी कोई रीज़न नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि लेंडर्स भी पहले से बहुत बढ़ गया है, बैंक आ गया है, फिर अब फिनटेक भी आ गया है, ऐप वाले आपको लोन दे रहे हैं, एनबीएफसीज़ भी हैं, वो भी इतना ईज़िली आपको लोन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्रेडिट जो है, ये तेज़ी से यहाँ बढ़ेगा नेचुरली। क्रेडिट जो है, बैंक क्रेडिट पहले ग्रो कर रहा था 15 से 16%, बिफोर ये स्लो होकर के हो गया 11 टू 12%। तो क्रिसिल एनालिसिस दिखाता है कि हाउसहोल्ड जो है, ये बोरो कर रहे हैं पहले से ज़्यादा एंड सेव कर रहे हैं कम, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से। लेंडर्स जो है डिसबर्स कर रहे हैं सिक्योर्ड लोन भी और मॉर्गेज के साथ भी और अनसिक्योर्ड लोन्स भी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउसिंग लोन्स में 19% का सीएजीआर देखने को मिल रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्री पैंडेमिक लेवल जो था हमारा 15.5% का, उससे भी ज़्यादा। पर्सनल लोन्स में 18.2% का सीएजीआर है, जो पहले 15% का सीएजीआर था पैंडेमिक से पहले। और क्रेडिट कार्ड डेट अब 21% से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे पैंडेमिक से पहले सिर्फ 12% था। तो ग्रोथ काफ़ी ऑलरेडी हो चुका है हाउसहोल्ड डेट में, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट ले रहे हैं एंड इसमें से कुछ लोन ऑफ कोर्स बैड लोन्स भी बनेंगे, लोग नहीं भी चुका पाएँगे। तो थोड़ी-सी जो नरमी आई है ना लोन ग्रोथ में, ये सही है, ये बढ़िया है। तो आरबीआई ने कहा कि हम थोड़ा-सा कटौती करना चाहेंगे, जो अनसिक्योर्ड कस्टमर लेंडिंग है, कंज्यूमर लेंडिंग है, जहाँ विदाउट कोलैटरल या मॉर्टगेज लोन दे रहे हो लोगों को, तो यहाँ पे थोड़ा हमें कंसर्न शो कर रहे हैं हम लोग और थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग कट करेंगे। तो रेगुलेटर के कंसर्न थे वाज़ द फैक्ट कि जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो 2 या 3 लोन साइमल्टेनियसली ले रहे थे विदाउट लेंडर्स बीइंग अवेयर ऑफ इट। तो एक ही बार में आपने अप्लाई कर दिया 3 जगह से, तो क्या हुआ इससे? तीनों को पता नहीं चला कि ये ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा वो लोन ले पा रहे थे। इसी तरीके से वो सिस्टम को काइंड ऑफ प्ले कर रहे थे। तो लेंडिंग नॉर्म्स जो है उन्हें टाइटन किया गया, रिस्क वेट अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स के लिए 100% से 125% कर दिया गया और जो रिस्क वेट्स हैं क्रेडिट कार्ड लोन्स के लिए उन्हें 125 से 150% कर दिया गया। तो बेसिकली वो आपका जो कैपिटल है उसमें से अब पहले से कम कैपिटल आप अनसिक्योर्ड लोन में दे पाओगे बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए, ऐसे जब ये आप रिस्क वेट्स को बढ़ा देते हो तो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज में इंडिया में इम्पैक्ट काफी इम्पैक्ट किया है हमारे फाइनेंशियल सेविंग्स को। करीब करीब 5.3% ऑफ जीडीपी आ गया है हमारा जो सेविंग्स है, जो ओवर 5% का डेटा था प्रीवियस ईयर, उससे तो इम्प्रूवमेंट ही है। इन अ सेंस यहाँ पे रूम है इम्प्रूवमेंट का। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स आरबीआई से दिखा रहे हैं कि जो ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें फ्लो आया 11.6% के रेट से। जीडीपी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 10 सो पहले ये 10.9 था जो ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स था ऑफ जीडीपी एंड अब ये 11.6% है, तो ये भी ठीक है। एसेट्स ग्रोथ भी मैं कहूँगा खराब नहीं है, एनकरेजिंग है एक्चुअली। एंड म्यूचुअल फंड वगैरह में फ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर आप देखोगे जितने हमारे व्यूअर्स हैं मुझे लगता है इनमें से भी काफ़ी सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पब्लिक डिबेट चल रहा है H1B वीज़ा पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ व्हाट हैज़ लेड टू द पब्लिक डिबेट। H1B वीज़ा क्या है? यूएस में जितने भी स्किल वर्कर्स जाते हैं, आईटी में काम करते हैं या दूसरे सेक्टर्स में, H1B वीज़ा वो यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ये चल रहा है प्रॉब्लम कि लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया से इतने ज़्यादा लोग आ गए हमारी कंट्री में और अमेरिकन से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है और इंडियन लोग हमारी जॉब छीन ले रहे हैं। और स्पेसिफिकली ये तब हुआ जब श्रीराम कृष्णन जो है एक इंडियन बॉर्न ही इंजीनियर हैं और ट्रंप ने उन्हें अपना सीनियर पॉलिसी एडवाइजर बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और इसके बाद क्या हुआ, काफी ज्यादा बैकलैश हुआ कि आप इंडियन को रख रहे हैं, ये तो और इंडियन लोगों को ले आएंगे हायर करने के लिए, हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रंप से कि ट्रंप यहाँ पे क्या करते हैं। ऑल्दो मस्क जो की सपोर्टर हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के, वो तो डिफेंड करते हैं H1B वीजा को और वो एक टेक्नोक्रेट है। देखिए वो कैपिटलिस्ट आदमी है एलन मस्क, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीप लेबर पूरी दुनिया से यूएस में आए ताकि इंडस्ट्री ग्रो करे और इंडस्ट्री चीप लेबर पे ही ज्यादा ग्रो कर पाएगी, राइट। और चीप लेबर भी नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि टैलेंट
इंडिया में आप देखिए जो सबसे बेस्ट, सबसे ग्रोन सिटीज़ है वो वही है, जो इंडिया भर से सारे टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाती है। क्योंकि इवेंचुअली एक कोई भी शहर या स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको सारे टाइप के लोग मिल जाएँगे अगर आपको जॉब देनी है तो। राइट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब आप ग्रो करते हो तो आप एज़ अ कंट्री भी इंडिया को आगे जाके यही करना होगा कि दुनिया भर से टैलेंट को हमें अट्रैक्ट करना होगा। देखिए जो फाइनल मैं कहूँगा डेवलपमेंट का जो फेज़ होता है वो यही होता है कि पूरी दुनिया से लोग आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं। आप पूरी दुनिया से बेस्ट टैलेंट को अपने पास खींच के ला रहे हैं। जैसे इंडिया के जो वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? यूएस या डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि वो उनको इतना ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट मैं कहूँगा फैसिलिटीज़ और पे ऑफर करते हैं कि इंडिया में वो पे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस स्केल पे वो लाइफ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहीं न कहीं कंट्रीज़ और कंपनीज़ एक-दूसरे से हमेशा कम्पीट कर रही है टैलेंट के लिए, क्योंकि टैलेंट ही इवेंचुअली कंपनीज़ को वहाँ लेकर जा रहा है जहाँ पर वो है। तो यहाँ पे इमिग्रेशन को लेके यूएस में नई डिबेट छिड़ी है और ट्रंप ने तो बैक किया। ट्रंप ने कहा कि देखिए H-1B वीज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एज़ सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि दुनिया भर से लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आए और उन्होंने काफ़ी इनोवेशन किए। इलॉन मस्क खुद H-1B वीज़ा पे आए। वो यूनाइटेड स्टेट्स सिटिज़न, नेचुरली बॉर्न सिटिज़न नहीं है, वो साउथ अफ्रीकन सिटिज़न थे और फिर H-1B वीज़ा लेके यूएस आए और फिर उन्होंने यूएस सिटिज़न बने। तो मस्क क्यों क्वालिफ़ाई कर रहे हैं उनका सपोर्ट के? क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो खुद उन्होंने H-1B वीज़ा होल्ड किया है। तो यूएस एम्प्लॉइज़ जो हैं वो थाउज़ेंड्स में हायर करते हैं लो वेज आईटी वर्कर्स को आईटी से, फाइनेंशियल सेक्टर से और मस्क ने एक्नॉलेज किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ H-1B वीज़ा होल्डर्स है ना, वो थोड़ा कम कमाते हैं एवरेज अमेरिकन आईटी प्रोफेशनल से। मस्क का ये कहना है, तो इसके लिए हमें डेटा देखना होगा कि कोई डेटा है या नहीं जो बैक करता है। तो क्रिटिसिज़्म और डेटा क्या कहता है? जो क्रिटिक्स हैं H-1B वीज़ा के आर्ग्यू करते हैं कि अमेरिकन वर्कर्स को अंडरमाइन किया जा रहा है, बाहर से वर्कर्स लाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं अमेरिकन्स यहाँ पे जॉबलेस हो रहे हैं और वहीं पर उन्हें हटा करके बाहर के लोगों को जॉब दे दिया जा रहा है। तो अमेरिकन टैलेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनका ये कहना है और डेटा जो है वो क्रिटिसिज़्म को दिखाता है कि ये एंटायरली अनफाउंडेड नहीं है। एनालिसिस किया गया यूएस सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ यूसीएसएस द्वारा, तो 69% ऑफ अप्रूवल्स जो थे वो इंडियन वर्कर्स के लिए एफवाई 23 में वो थे फॉर एनुअल सैलरीज़ बिलो $1,00,000 आईटी प्रोफेशनल्स इन यूएस के लिए और जो फिगर था वो 1,04,420 था। तो जो मीडियन एनुअल इनकम है पीपल का, जिन्हें अप्रूव किया जा रहा है यूएस में H-1B वीज़ा वर्क के लिए, वो था $1,18,000। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इनकम फॉर पीपल आप देखोगे कंप्यूटरिंग या मैथमेटिकल ऑक्यूपेशन में यूएस में ये करीब-करीब $1,13,000 है और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अप्रूवल जो है वर्कर्स के लिए वो स्टेम में आ रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स 65% जो थे वो तो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स थे। तो H-1B वीज़ाज़ हिंडर नहीं कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्कर्स को, एक्सपर्ट ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इतने भी लो वेज वर्कर्स नहीं है ये, अगर ऑन एन एवरेज $1,00,000 की सैलरी पर ही आ रहे हैं तो, क्योंकि यूएस में भी $1,00,000 की सैलरी आप देखोगे तो एवरेज नहीं है, एवरेज वहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है उससे। तो चेंजेस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं इंडियन आईटी फर्म्स को? तो इंडिया जो है बिगेस्ट बेनिफिशियरी है H-1B वीज़ा का अमंग कंट्रीज़। यहाँ पे 72% ऑफ वीज़ाज़ जो दिए जाते हैं ना वो इंडियन ले लेते हैं H-1B वीज़ाज़ में और इंडियन आईटी फर्म्स इससे काफ़ी गेन भी करती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। और ये इनिशियली ग्रांट किया जाता है 3 साल के लिए, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जाता है अप टू 6 इयर्स। जो ऑनगोइंग रो है यूएस में अमिड नेटिविस्ट एंगर, यहाँ पे इंडियंस पर डायरेक्टेड है। इंडियंस को काफ़ी यहाँ पे हेट मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें मिनिमम वेज बढ़ाओ, इसमें सैलरी आप बढ़ा दो ताकि ये उन लोगों को ना ला पाएँ जस्ट बिकॉज़ वो सस्ता काम कर रहे हैं, बल्कि वो लोग आएँ सिर्फ़ जो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है। तो ट्रम्प के लिए यह काफ़ी यहाँ पे मैं कहूँगा चैलेंजिंग रहने वाला है। एफर्ट्स दिए गए थे अर्लियर कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। डोनाल्ड ट्रम्प ने फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म में भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो अब्यूज़ हो रहा है ना फॉरेन वर्कर प्रोग्राम्स का, वो उसे खत्म करेंगे और बायर अमेरिकन और हायर अमेरिकन ये एक इसे ये प्रमोट करेंगे। तो डिनायल रेट्स काफ़ी बढ़ गए थे। वीज़ा में अगर आप देखोगे बहुत वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे लास्ट टाइम, लेकिन ट्रम्प ने तब से यू टर्न ले लिया है। और टेस्ला भी काफ़ी बड़ा मतलब कैंपेन डोनर है और मुझे लगता है कि बड़ा ही मुश्किल है मतलब H-1B वीज़ा के, मुझे लगता है सबसे बड़ा लॉस यूएस का है, ना कि इंडिया या किसी और कंट्री का। होगा ये कि ये सारा टैलेंट इंडिया वापस आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इंडिया जैसी कंट्रीज़ को ही और ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर सकते उनसे, उन टैलेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ और इतना पे हम नहीं दे सकते हैं। और अगर यूएस उन्हें रिजेक्ट करता है तो वो इंडिया ही आएँगे। एफपीएस बाउ कर रहे हैं टू आईपीओ एल्योर बट वॉक आउट ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स। यहाँ पे बूमिंग मार्केट आ रहा है आईपीओ के लिए। अगर आप देखेंगे आईपीओ में काफ़ी बढ़िया इंक्रीज़ देखने को हमें मिला है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे हैं। फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो बाहर के निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के
आईपीओज़ में तो बहुत पैसा लगा रहा है, लेकिन जैसे ही आईपीओज़ लिस्ट हो जाता है, तो शेयर मार्केट जो है वो एक सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ पे आप पुराने शेयर्स 2 टाइप के मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट होता है जैसे आईपीओ, पहली बार आप फ्रेश शेयर्स इश्यू कर रहे हो, बेच रहे हो, और सेकेंडरी मार्केट होता है जब आप पुराने शेयर्स को ही खरीद रहे हो और बेच रहे हो। तो यहाँ पे जो डेटा है वो दिखा रहा है कि एफपीआई ने करीब-करीब 1,22,000 करोड़ पंप किया था प्राइमरी मार्केट में, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था किसके थ्रू? आईपीओज़ के थ्रू एंड क्यूआईपीज़ के थ्रू एनएसडीएल डेटा के अकॉर्डिंग, और ये इनका जो अगर आप देखेंगे एग्ज़िट रहा है, वो रहा है करीब 1,21,000 करोड़ का, मतलब सिर्फ़ 1 लाख करोड़ कम। तो यहाँ पे रिज़ल्टिंग इन्फ्लो सिर्फ़ 426.9 करोड़ का ही रहा है कैलेंडर ईयर में। तो कहीं न कहीं ये डेटा देखा जा रहा है कि ये लोग आईपीओज़ में पैसा लगा रहे हैं, और जैसे ही सेकेंडरी मार्केट की बात आती है तो वहाँ पे ये सेल कर देते हैं, और यही सेम पैटर्न मैंने रिटेल में भी देखा है। लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं और अगले दिन बेच देते हैं, और वो हर आईपीओ में पैसा लगाते हैं। वो देखते भी नहीं है कि कंपनी क्या है, क्या नहीं करती है। वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि मे बी उन्हें काफ़ी बड़ा लॉस नहीं हो जाता। तो जो इन एडिशन जो बल्क इन्वेस्टमेंट है आईपीओ में, उसका कोई प्राइस इम्पैक्ट भी नहीं है। अनलाइक परचेज इन सेकेंडरी मार्केट, डोमेस्टिक प्राइमरी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग फ्लो यहाँ पे दिया है, नई ऑफरिंग्स दी हैं, और रिकॉर्ड 90 कंपनीज ने रेज किए हुए ओवर 1.6 लाख करोड़ थ्रू आईपीओ। तो द सेम रूट एंड नए रिकॉर्ड्स बने हैं हमारे आईपीओ में। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इंडिया पुट्स मेनी सरप्राइजेस सरप्राइज एक्स इन एक्सपोर्ट बास्केट। तो हम्बल बनाना अलोंग विद घी, फर्नीचर, ऑफिस स्टेशनरी, सोलर फोटोवोल्टिक, पीवी मॉड्यूल्स, ये स्पाइस अप कर रहे हैं सारे आइटम्स जिनका मैंने नाम लिया है इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट को। इनका बेस बहुत छोटा है, लेकिन इनकी शिपमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सबसे की ड्राइवर्स हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बनाना करीब-करीब 20 एग्री प्रोडक्ट्स में से है, जिसे आइडेंटिफाई किया गया, जिसका एक्सपोर्ट हम बूस्ट करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया का जो शेयर है अभी बहुत लो है ग्लोबल एक्सपोर्ट में। वाटरमेलन, घी, गुआवास, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, ओकरा, गार्लिक, अनियंस, अल्कोहलिक बेवरेजेस और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं इस लिस्ट पे। इंडिया एम कर रहा है कि इसे इंक्रीज करेगा इसके शेयर को इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स टू 4 टू 5% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम 2.5%। यूएस, मलेशिया, कनाडा, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, इटली, बेल्जियम, यूके, ये सारी कंट्रीज जिसका मैंने नाम लिया है, इनका सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है ऐसे एक्सपोर्ट्स के लिए, और जो प्रेजेंस है इसे नीश बेवरेज यहाँ पे ये दे सकते हैं। और अगर आप देखेंगे एक्सेप्टेंस है इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए, ये भी काफी बढ़ रहा है यूरोपियन यूनियन में, यूएस में और फार ईस्ट में। अगर आप इंडियन अल्कोहल के अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें, तो जो वॉल्यूम्स हैं छोटे हैं लेकिन काफी ग्रोथ है। स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि हमारे सिंगल मॉल्स जैसे कि इंद्री एंड रामपुर एंड और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, काफी ज्यादा मतलब लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर, यूएस वगैरह में अगर आप देखते हैं, और यूरोप में भी। अल्कोहलिक बेवरेजेस का एक्सपोर्ट भी इंडिया से 8% बढ़ा है करीब करीब। जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में, ये भी देखा जा रहा है सर्टेन स्पाइसेस में, जैसे कि ब्लैक पेपर इंडिया से काफी एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ काफी बढ़िया है। ऑफिस स्टेशनरी आइटम्स जैसे रजिस्टर्स, डायरीज, ये भी फेवर दिख रहे हैं निकारागुआ में, एल साल्वाडोर में और साइप्रस में। सिमिलरली इंडिया अब 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का। कंट्री का जो शेयर है अब वो हो गया 2.51%, जो पहले था सिर्फ 0.4% 10 साल पहले, और अब 2.5% हो चुका है ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में जो शेयर है हमारा वो। चिप इन टू फिक्स मार्केट्स, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगेन फेवर गेन कर रही है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था 2022 का, एंड ईयू का कम्पिटिटिवनेस की भी हम बात कर रहे थे, लुकिंग अहेड ऐसी चीजें हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में। अगर आईएमएफ की बात भी करें और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 की भी बात करें, तो एक्नॉलेज करता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्केट फेलियर को एड्रेस कर सकता है पूरी दुनिया में। और तो जब पूरी दुनिया में करता है, तो इंडिया यहाँ पे नियर टोटल लैक ऑफ एन एडवांस चिप डिजाइन है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट मार्केट फेलियर अगर आप बात करते हैं एडवांस चिप्स की, सेमीकंडक्टर्स की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए भी। तो इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है, सेवरल फैक्टर्स है जो उसके फेवर में वर्क कर पाए। सबसे पहले ग्लोबल एक्सपर्टीज, बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स जो है वो चिप इकोसिस्टम में काम करते हैं, हब्स में जैसे कि यूएस, यूरोप, ताइवान में। तो इन्हें हमें लाना होगा वापस, ठीक है। कुछ लोगों को जो जिनके पास एक्सपर्टीज है, और इनकी एक्सपर्टीज को हम लेवरेज कर सकते हैं। इंप्रूव्ड इंफ्रा, इंडिया का जो फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा है वो रैपिडली एडवांस कर रहा है, और ये पोटेंशियल दे रहा है फॉर सपोर्ट टू सपोर्ट वर्ल्ड क्लास बिजनेस ऑपरेशन। तो इंफ्रा इंप्रूव करना, सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाना। इंडिया बेनिफिट करता है रूल ऑफ लॉ से, हमारे इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर क्लास है जो केपेबल है ऑफ प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज और टू सप्लाई चेन सपोर्ट। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, थैंक्स टू जीओआई's एफर्ट टू प्रमोट एफडीआई। अगर आप देखेंगे तो बोथ
फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल रिलेटिवली ईजी है इंडिया में लाना, और हिस्टोरिकल पार्ट डिपेंडेंस जो है और थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि कितना पास्ट डिसीजन और आउटकम्स जो है इंस्टीट्यूशंस के वो शेप करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर को। और इससे हम एल्यूसिडेट कर सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है चिप इकोसिस्टम का स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज में है, जैसे एक दो ही कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिसका आपको नाम पता होगा, एनवीडिया, टीएसएमसी, एएमडी और क्वालकॉम, जो चिप सेक्टर्स है। और ये चिप आपके फ्रिज, आपके फोन से लेकर के आपके टीवी के रिमोट, आपके कार, हर चीज में अप्लाई होते हैं ये और यूज होते हैं। तो जो चिप सेक्टर का डोमिनेंस है बाय फ्यू सेलेक्ट कंट्रीज, ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है कि किस तरीके से इन्होंने बिल्डअप किया है, इन हाउस एक्सपर्टीज बनाई, स्टैंडर्डाइज किया, कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स किया और स्ट्रॉन्ग सप्लायर परचेजर पार्टनरशिप किया है। हाई ह्यूमन स्किल डिमांड्स हैं यहाँ पे, और सब्सटैंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है। तो ये फॉर्मिडेबल बैरियर्स बनाते हैं और मोड्स, जिससे कंपनीज काफी आगे लीड करती हैं और कंट्रीज जो उन्हें होस्ट करती है वो भी बहुत आगे जाती हैं। तो हिस्ट्री हाउएवर जो है इसे अलाउ नहीं करना चाहिए कि डिक्टेट करे प्रेजेंट या फ्यूचर को। हिस्ट्री हो सकता है कि हमारा बहुत सही नहीं हो, लेकिन हमें आगे प्रेजेंट को ऐसा बनाना होगा कि हम फ्यूचर और बेटर कर पाए। जो डिस्टॉर्शन है इंसेंटिव्स में करंटली, वो डेटा करती है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को चिप सेक्टर में। मतलब कि चिप सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है ना, वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती हैं। उनके ऊपर इंसेंटिव्स ही ये हैं कि आप हमारी ही कंट्री में रहो। जैसे यूएस बोलता है चिप्स बनाने हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने हैं, एआई के लिए चिप्स बनाने हैं, हमारी कंट्री में करो और कहीं नहीं करना है। जितना इंसेंटिव है हम देंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बाहर कभी भी नहीं जानी चाहिए। तो अगर मार्केट फेलियर रूटेड है हिस्टोरिकल पार्ट डिपेंडेंस में और रेस्ट्रिक्टिव इंसेंटिव्स में, तो क्रिएट करता है एक नेगेटिव इक्विलिब्रियम जो परपेचुएट करता है एब्सेंस ऑफ एडवांस चिप इकोसिस्टम इन इंडिया। और ये इंटायरली रैशनल है जीओआई के लिए टू इंटरवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी जोर लगाना होगा। पीएलआईज प्रोडक्शन सब्सिडीज जो है रिप्रेजेंट करते हैं टारगेट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम रीशेप करें इंसेंटिव्स को इंडिविजुअल कंपनीज के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। अर्ली इंडिकेटर्स प्रॉमिसिंग हैं, काफी सारे चिप प्रोडक्शन यूनिट्स ऑलरेडी इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, लेकिन जो एब्सेंस है एडवांस चिप इकोसिस्टम इंडिया का, उसे एड्रेस करते हुए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या पोटेंशियल मार्केट फेलियर है, क्या मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए किस चीज में। पीएलआई सपोर्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए, जहां क्लियर रोड मैप होना चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन का एंड इवेंचुअल फेज आउट का। तो एडिशनली ये बेनिफिशियल हो सकता है पब्लिक आउटलाइन के लिए, और जो ब्रॉड कॉन्टोर्स है इंडियन चिप मार्केट, चिप सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, रोड मैप के लिए, जहां पीएलआई फ्रेमवर्क जो है एनहांस कर सकता है ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी सर्टेनिटी दे सकता है इन्वेस्टर्स को। चिप कंपनीज भी है तभी वो कंसिडर करेंगी एंट्री इनटू इंडिया, एंड ये बहुत जरूरी है रहेगा अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस चाहते हैं फ्यूचर में। तो न्यूक्लियर पावर डोर ओपन फॉर प्राइवेट फर्म्स बट विथ कैवियाट्स। आफ्टर इयर्स ऑफ लल, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री यहाँ पे अपने दरवाजे खोलने वाली है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। स्टेट ओन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एनपीसीआईएल, ट्यूसडे को इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया जहां पे इनवाइट कर रहे हैं इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर से कि भारत स्मॉल रिएक्टर्स बीएसआर, जो स्मॉल साइज न्यूक्लियर रिएक्टर्स है विद कैपेसिटी ऑफ 220 मेगावाट, इन्हें सेटअप किया जाए। बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट और टफ टर्म्स हैं जो ले डाउन किए गए हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर बाय एनपीसीआईएल, और ये इंडस्ट्री को और अप्रहेंसिव बनाएंगे देन एक्साइटेड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। यूएन बजट 2024-25 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किए थे बीएसआर, एंड ये सेटअप किए जाएंगे प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। एंड इंडिया का एफर्ट जो है कि हम इंक्रीज करना चाहते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बास्केट, जो करंट जनरेशन कैपेसिटी है उसे भी इंक्रीज करना चाहते हैं, हमने बजट में डिसाइड किया था, तो उसी को अलाइन करता है। तो आरएफपी दे आर लुकिंग कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को ढूंढे जो यूटिलाइज कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट किया जा रहा है प्लांट से फॉर कैप्टिव एंड सेल्फ यूज, एंड ये अलाउ करेगा टू सेल इलेक्ट्रिसिटी टू अ थर्ड पार्टी या फिर ओपन मार्केट में भी वो इसे बेच सकते हैं। तो आरएफपी ये भी स्टेट करता है कि जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय प्राइवेट एंटिटी, लेकिन सुपरविजन और कंट्रोल होगा किसका, एनपीसीआईएल का, एंड कंप्लीशन पर एसेट ट्रांसफर किया जाएगा एनपीसीएल को फॉर ऑपरेशन। तो सेक्टर एक्सपर्ट्स पॉइंट कर रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग ओवरड्यू है, लेकिन ऐसे आप कैवियाट्स डाल दोगे ना तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट बन जाएगा। डेटरेंट मतलब ये इसे रोक देगा। प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये भी स्टेट करते हैं कि प्राइवेट एंटिटी को जो है सिलेक्ट करनी होगी एजेंसीज जो कंस्ट्रक्ट करेंगे पावर प्लांट ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वेंडर्स बाय एनपीसीएल। बस इसी वेंडर से आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो ये चीजें। तो ये भी यही डिसाइड करेगा एनपीसीआईएल। और आफ्टर बजट अगर आप देखोगे अनाउंसमेंट्स, काफी सारी प्राइवेट कंपनीज है जिन्होंने एविंस किया था इंटरेस्ट इन द सेक्टर। जैसे टाटा पावर ने कहा था कि उन्होंने एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, 1.2 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 10 सालों में। न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहाँ बात चल रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करने की बात चल रही है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट होगा ट्रांजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में।
तो जुलाई में जब टाटा पावर एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो एन चंद्रशेखरन ने कहा कि न्यूक्लियर पावर में कि यही एक एरिया है जो ओपन है टू व्हाट इज कॉल्ड द स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आई हैं और गवर्नमेंट अलाउ करती है कंपनीज को कि वो इस फील्ड में एंटर करें। एनालिस्ट कॉल जब हुआ एल&टी में, तो उन्होंने कहा कि हमारा फुल स्केल कैपेबिलिटी है इस सेगमेंट में और हमने बहुत क्लोज़ली काम किया है एनपीसीआईएल के साथ। एल&टी ने तो हर चीज़ बनाई है मुझे लगता है, और अक्रॉस मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन है इसके इंडिया में, कंट्री में, वो उन्होंने उस पे काम किया है। तो क्वेश्चन ये है कि जॉइंट एफर्ट का, कि क्या ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाएँगे? इनके जो हेवी इंजीनियरिंग डिवीज़न है, जो फॉर्म कर रही है आउट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न, वो ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड है फॉर स्मॉलर मॉड्यूल रिएक्टर्स टू सप्लाई देम। तो आरएफपी एक वेलकम मूव है और वो देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है प्राइवेट सेक्टर का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।